नमस्कार। इस सप्ताह झारखंड में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में न केवल पूरे झारखंड में एक तरीके की चिंता है और इस तरह की घटनाएं औसतन झारखंड राज्य में कम से कम नहीं अमूमन इस तरह से सुनाई पड़ती थी। मामला है हजारीबाग के डुमरौन गांव का, जहां पर दो गुटों में शिवरात्रि के दिन लाउड स्पीकर के मामले को लेकर के एक तरीके की झड़प हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसको एक हिंसा के तौर पे देखा जा रहा है। झारखंड में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ऐसा दो समुदायों के बीच इस तरह का सौहार्द बिगड़ने वाला मामला, ये एकदम से पूरे झारखंड को नए नए तरीके से चीज़ों को देखने वाला है। इस विषय पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश झा जी हैं। आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मिथिलेश जी की तरफ चलते हैं। मिथिलेश जी, आपके जहन में इस तरह की घटनाएं पूर्व में याद आती हैं आपको झारखंड में? हाँ, झारखंड में इस तरह की चीज़ें बराबर होती रही हैं। हजारीबाग रामनवमी के दौरान मतलब इस तरह की चीज़ें दो समुदायों के बीच झड़प के लिए पहले से मशहूर रहा है। अच्छा। बराबर होती रही हैं। जमशेदपुर और हजारीबाग दो बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ रामनवमी के दौरान ये डर रहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये शिवरात्रि के दिन ऐसी घटना हो जाए, इसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ ये था कि एक सरकारी पोल है, उसमें झंडा लगा हुआ है, उसमें सिर्फ एक माइक बांधना था उनको। उसको लेके ये तनाव हुआ। तनाव ऐसा हुआ कि पुलिस के सामने लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। ये सबसे चिंता की बात थी कि लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग मेंटेन करते हैं उनकी मौजूदगी में उनको दरकिनार करते हुए पत्थरबाजी हो गई। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लास्ट में फोर्स बुलाना पड़ गया। जी जी जी। अजय शाह जी, आप देखते हैं कि उर्दू स्कूल करके ये जो चलन है झारखंड में, उर्दू स्कूल जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। क्या मामला है ये पूरा? देखिए, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा जनार्दन जी की झारखंड में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, कि सही बात, ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसी कई घटनाएं जो हमारे सामने आ रही है। हजारीबाग की जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं, उस घटना को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इंटेलिजेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी समाचार पत्र देखेंगे, आप वहाँ के लाइव जो जिन्होंने देखे हैं उनका अगर आप सुनेंगे तो सिंपल सी चीज़ है। महाशिवरात्रि का दिन था, हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा पर्व है, हिंदू इसकी तैयारी कर रहे थे। शिवरात्रि के दिन गाजे बाजे भी बजाए जाते हैं। वहाँ पर एक सरकारी पोल था, सरकार का पोल है, किसी की निजी संपत्ति वो नहीं थी। उस पर पहले से भी एक भगवा झंडा लगा हुआ था। हिंदू पक्ष ने ये कहा कि हम यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगाएंगे, जिसको बगल के मुस्लिम पक्ष ने इसमें ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हम इस यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाने नहीं देंगे। जिसके बाद में पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, कुछ और प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर आए और ये तय हुआ कि ठीक है, लाउड स्पीकर जो यहाँ लग रहा है लगने दिया जाए। 2 दिन के बाद, 2 दिन का शिवरात्रि का त्यौहार है, 2 दिन का लाउड स्पीकर जो है वो लगेगा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उनको ये भी गंवारा नहीं गुजरा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ भी हम क्यों सुने। और पुलिस प्रशासन के वहाँ हटते ही पथराव चालू हो गया, गाड़ियों को आग लगाई गई और कंप्लीट वहाँ पर जो एक वॉयलेंस की स्थिति पैदा की गई, बहुत बड़ी वहाँ पर हिंसा हुई। और यही कहानी है। लेकिन इस कहानी के पीछे का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में जो है वो सरकारी स्कूल है। और वहाँ पर लगभग आज से 1.5-2 साल पहले उसी स्कूल के आगे जो है एक मीनार जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिस मीनार लगभग 35 फीट का मीनार स्ट्रक्चर, यानी कि उस स्कूल को एक रिलीजियस स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई। और उस समय वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने जिला प्रशासन को भी लिखा था, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा था। स्टेट के गवर्नमेंट वहाँ पर आए भी थे, जाँच भी हुई, लेकिन उसके बाद से कोई भी कार्रवाई वहाँ पर नहीं हुई और वो मीनार जस का तस था। यानी कि इस घटना के पीछे जो बैकग्राउंड था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और तभी जो है ये मामला आज हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है। मिथिलेश जी, इसमें बाद में आई थिंक अब ऐसी स्थिति है कि वहाँ से मीनार और जो भगवा ध्वज है दोनों को हटाने को लेकर के प्रशासन ने आदेश दिया है। अपडेट अभी क्या है? नहीं, अभी जो आदेश है, ये देखिए सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी आदेश आता है, फिर उसको ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती है, तो प्रोसेस उसमें टाइम लगता है। तो अभी स्थिति यही है कि वो जो जैसा है वैसा है, बट वो ड्यू कोर्स में आएगा समय, जब लेकिन समय लगेगा इसमें उसको हटने में, क्योंकि एक जो निर्माण हो जाता है उसको हटाना इतना आसान भी नहीं होता है किसी के लिए। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना था? अब प्रत्यक्षदर्शियों ने तो वही कहा था, पूरा वीडियो सामने आ ही गया था, जो कुछ भी था। तो मामला कुछ नहीं था, पुलिस की मौजूदगी में बातचीत चल रही थी, मामला हल हो रहा था और उसी दौरान हिंसक हो गए लोग। तो इसलिए लोगों जो मतलब चिंता की बात जो है वो ये कि पुलिस के साथ पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को बैठा के बात कर रही थी कि मामले को सुलझा लिया जाए, और उसी बीच में एक तरह से कहिए कि हिंसा
जो है हिंसक हुए लोग। तो पुलिस को, चूंकि कम लोग थे उस समय, 2-3 पुलिस वाले आए थे, थाना प्रभारी थे और 1-2 उनके साथ तो और थे, ओवरशैडो ओवरशैडो हो गए, तो फिर उनको किनारे जाना पड़ा और तब तक तो मामला फिर बिगड़ गया था। अजय जी ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के उस तरह से आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आती है जिस तरह से अमूमन भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र को, मुद्दों को लेकर के तुरंत वो न केवल मीडिया में आना बल्कि अभी सदन चल रहा है, उस सदन में उस बात को रखना, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। क्या क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, जो हज़ारीबाग मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, हज़ारीबाग मुद्दे को आप अगर एक मुद्दा देख के देखेंगे तो आपको ये ऑप्टिक्स इसका क्लियर नहीं होगा। पूरे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना होगा। और हमने बार बार कहा है इस मुद्दे को और अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि हज़ारीबाग में जो हुआ है उस घटना के पीछे में जो इंस्पिरेशन है, ऑक्सीजन है, वो सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इन्होंने कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन दिया। और बार बार हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, तुष्टिकरण का यूज़ करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति का ये नतीजा देखने को मिला। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। देखिए, जैसे ये सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तो इनका जो पहला कैबिनेट बना था, सबसे पहले कैबिनेट में इन्होंने ये फैसला लिया था कि पहले जब सीए के विरोध में जिन लोगों ने वॉयलेंस किया झारखंड में, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था, उन सभी लोगों को बरी करने का सबसे पहला कैबिनेट ने फैसला लिया। यानी किसी तरह से इन्होंने माइनॉरिटीज़ को अपीज करने की कोशिश की। सबसे पहले कैबिनेट की घटना है। उसके बाद विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग रूम जो है उसको अलॉट किया गया। आज भी वो डिस्प्यूटेड है कि भाई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार ऐसी घटनाएं पिछले 5 साल में आई है जहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा जो है हत्याएं हुई है। अगर आप उदाहरण दें तो सिमडेगा में संजू प्रधान की हत्या हुई है। अगर आप बरही में देखें वहाँ रुपेश पांडे की हत्या हुई। अगर आप दुमका में देखेंगे वहाँ अंकिता सिंह की हत्या हुई। अगर आप साहेबगंज में देखेंगे रूबिका पहाड़िया की हत्या हुई। इसके बाद कई ऐसे घटनाएं हुई। उदाहरण के लिए साहेबगंज में एक चंदन रविदास नाम का व्यक्ति था। उस व्यक्ति को जो है जबरन जो है गोमांस खिलाने का प्रयास किया गया, शराब पिलाने का प्रयास किया गया। जब उसने डिफेंड किया तो उसके बाद उसको जो है पूरी तरह से नंगा करके उसको पीटा गया था। इसके बाद भी सरकार बहुत हरकत बनाई और कुछ और ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको सरकार को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था वो उस वक्त। उदाहरण के लिए जामताड़ा और जामताड़ा के आसपास के अगर एरिया में देखेंगे, इसको बहुत मीडिया हाउस ने कवर किया था, प्रभात खबर ने भी कवर किया था। वो ऐसी घटना देखने को आई कि जहाँ पर भी जो मुस्लिम्स के पॉपुलेशन बढ़ गए, वहाँ पर जो सरकारी स्कूल थे, सरकारी स्कूल के आगे जा करके उर्दू लिख दिया गया और जबरन स्कूलों को बंद कराया गया। और ये कहा गया कि स्कूल जो है वो अब रविवार की जगह जो है शुक्रवार को बंद होंगे। और गढ़वा में एक ऐसी घटना हुई कि गढ़वा में एक गांव में ये कहा गया कि यहाँ पर 75% अब मुस्लिम हो गए, इसलिए स्कूल में जो ट्रेडिशनल प्रेयर चल रहा है, जो सालों साल से चलता आया, ये प्रेयर नहीं चलेगा। ये प्रेयर जो है चेंज करके हमारे जो रिलीजन है उसका प्रेयर यहाँ पर ला जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको रखना चाहूँगा, जैसा कि मिथिलेश जी ने भी कुछ घटनाओं का उदाहरण दिया, रामनवमी वगैरह का उदाहरण दिया हज़ारीबाग का, पर सबसे बड़ी घटना जो लास्ट हुई है, जो कि बहुत बड़ा वॉयलेंस हुआ था, वो रांची बीच शहर का वॉयलेंस था। 10 जून 2022 को रांची में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने परमिशन मांगा एक प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट का परमिशन भी उनको दिया गया। लेकिन अचानक से 10,000 की संख्या यहाँ पर इकट्ठा हो गई। बहुत बड़ा वॉयलेंस हुआ था। 2 लोग मारे गए थे पुलिस की गोली में, पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उसके बाद ये बात सामने आई कि इतनी बड़ी घटना, मतलब अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, तो कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कहीं ना कहीं इसका लिंक है। कुछ लोगों ने कहा कि पीएफआई से लिंक है। लेकिन 10 जून 2022 को आज 3 साल पूरे हो गए हैं, आज तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि अगर 10 जून की घटना पर कोई ठोस कार्रवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं कानून का खौफ, कानून का डर कट्टरपंथियों के मन में होता। और कानून का डर नहीं है, इस वजह से जहां भी ऐसी घटना होती है, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, वहां पर इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, सरकार का आश्रय जो है हमारे साथ है। इसमें विपक्ष का भी, जो अभी झारखंड में मौजूदा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, उसकी भी भूमिका है। उसे भी इस विषय को बहुत ही ढंग से और बहुत ही अच्छे से उठा करके, मुझे लगता है कि इसे विधानसभा में जब भी अवसर था तो आपके पार्टी के नेताओं को जगह उसमें देनी चाहिए थी, जब भी उन्हें बोलने का अवसर मिला। बिल्कुल। तो भाजपा के ऊपर तो यह सवाल जरूर उठता है ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, आप अपनी डिमांड लेके कहाँ हैं? आप सदन में ये मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, सड़क पे ये मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं। ये जो हजारीबाग की घटना हुई, उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं ने क्या स्टैंड लिया? कितने लोग आप लोग हजारीबाग गए या उस जगह जाके आपने फैक्ट फाइंडिंग कोई टीम भेजी कि अभी तक नहीं भेजी आपने? बिल्कुल सही बात है ये तो। और इतना ही नहीं, उस मामले में सिर्फ 2 लोग मुखर होकर सामने आए और दोनों सांसद हैं। एक जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अपने संजय सेठ, यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, और राज्यसभा सांसद हैं दीपक
प्रकाश, उन दोनों ने इस मुद्दे को शुरुआत में जिस दिन घटना हुई उसी दिन शाम को एड्रेस किया और उन्होंने ये चिंता जताई। हाँ, लेकिन कुछ प्रयास उसमें अजय जी के भी दिखाई देते हैं। आपने मुझे दिखा कि एक दो चैनलों पर आप इस तरह के नहीं, और हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था वो मेरी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पे आया है हजारीबाग की घटना पे। लेकिन एक बात तो अजय जी देखिए, जो मिथिलेश जी उठा रहे हैं इस पर जरूर ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है प्रदेश में, वह हजारीबाग या इस तरह के मुद्दों पर मुखर होकर के क्यों नहीं सामने आती है? देखिए, अगर आप विधानसभा का चुनाव भी देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव में हमने जितने इश्यूज जनता के सामने रखे थे उन इश्यूज में बहुत बड़ा इशू हमारा इलीगल बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन का भी था। अभी जैसे मिथिलेश जी ने कहा कि संजय सेठ का इन्होंने उदाहरण दिया, तो संजय सेठ ने भी इस बात को दोहराया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिया जो इलीगल आ रहे हैं उनका भी यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर आप ये देखिए, ठीक आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ को सशक्त रूप से नहीं उठाया। आप यहाँ पर देखिए, जैसी वो घटना हुई है उस घटना के बाद में इरफान अंसारी का स्टेटमेंट आता है और इरफान अंसारी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कमज़ोर नहीं है, इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है, संघ जिम्मेवार है। और हम लोग देखिए, हम लोग जब बार बार भाजपा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाजपा जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप मुसलमान कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम आप कीजिए। जहाँ पर भी आप मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं वहाँ पर हम हिंदूज़ के भी राइट्स की बात करते हैं। तो यहाँ की जो घटना हुई है, हजारीबाग की घटना हुई है, इस घटना में अगर आप देखेंगे तो घटना हुई, लेकिन घटना के बाद में वो एक चैन रिएक्शन की तरह आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए हम लोग भी जितनी ज़रूरत है उतना मुखर हुए और सदन में जो हजारीबाग से जो विधायक होकर आते हैं उन्होंने सदन में इस बात को कहा है। और सदन अभी स्टार्ट हुए बहुत कम दिन हुए और सदन में भी इकोनॉमिक सर्वे, कैग रिपोर्ट, बजट, इस पे चर्चाएं हो रही और भी बहुत सारे मुद्दे जो कि पैन स्टेट लेवल पे हैं। जाहिर सी बात है, अभी सदन में बहुत समय है, जहां तक सदन की बात है सदन में ये बात उठेगी, आज नहीं तो कल हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी भी इसको उठाने वाले हैं, उसको जोर से उठाएंगे वहां पर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक बार चलते हैं जरा झारखंड के ताने बाने पे मिथिलेश जी। जिस तरह का राज्य ये रहा है, आंदोलन से निकला हुआ राज्य है, जब एक साथ मिल करके लड़ते हैं तब जाकर के कोई आंदोलन सफल होता है। उसमें किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म जाति से संबंधित कुछ होता नहीं। बड़े बड़े नरसंहार देखे हैं यहाँ पे। हालांकि नरसंहारों का आधार झारखंड में जितना मुझे याद आता है कि कभी धार्मिक विषय नहीं रहा। हाँ, धार्मिक विषयों से ऊपर उठ करके अपने राइट्स के लिए, अपने इन चीजों के लिए झारखंड हमेशा लड़ता रहा है। और नरसंहार आपको बताएं, नरसंहार जो हुए वो बिहार में हुए, झारखंड में बहुत कम। झारखंड में नक्सलवाद की घटनाएं हुई, नक्सलियों ने जो नरसंहार किया वो नरसंहार की चीजें हुई। वो आंदोलन के लिए या फिर जातिवाद धर्म के लिए कोई, तो एक ऐसा राज्य जो आंदोलन से निकला और उस राज्य को निकले अभी 25 साल सेलिब्रेट किया जाएगा 2025 में। अभी सिर्फ 25 साल हुए हैं, लेकिन उस 25 सालों की जब गतिविधि आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि अब, जैसा कि आप बता रहे थे कि रामनवमी पर आपने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया, जो उद्देश्य है झारखंड का, जो झारखंड को चाहिए, जो खनिज संपदा, जो चीजें झारखंड में हैं, क्या ये उस तरफ आगे बढ़ रहा है या झारखंड पीछे की तरफ दिखाई देता है? नहीं, झारखंड अपने उद्देश्य की तरफ, जिस उद्देश्य से बना था उस उद्देश्य की तरफ पूरी तरह तो नहीं बढ़ा है। झारखंड बना था, उद्देश्य की पूर्ति की तरफ चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएं जो है सभी दलों की, हर दल ये चाहता है कि हम यहाँ शासन करें। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है तो उसकी आकांक्षा ये होगी ही, हर कोई चाहता है कि हमारी सरकार बने, हम यहाँ पे शासन चलाएं। लेकिन झारखंड को जिस रूप से आगे बढ़ना चाहिए था, जिस तरह से सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर झारखंड के लिए आंदोलन किया था जी, उस समय ऐसा नहीं था कि जेएमएम अगर मांग कर रही थी तो बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। ऐसा नहीं था कि आजसू उसका विरोध कर रहे थे। तो सारे लोग एक तरह से, कांग्रेस और लालू प्रसाद जी थोड़ा सा विरोध कर रहे थे, बट एट लास्ट उन लोगों को भी सपोर्ट करना ही पड़ा कि अलग राज्य बन जाए। उसके बाद जब सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद जब झारखंड बन गया, तो झारखंड बनने के बाद फिर वो हर किसी के मन में ये रहा कि सत्ता मेरे पास आ जाए। और उस समय जो एकता थी ना, वो धीरे धीरे बिखरने लगी और उसके चलते क्या हुआ कि विचारधाराएं भी धीरे धीरे बदल गई। अब जेएमएम को देख लीजिए तो कांग्रेस के साथ भी सरकार में रही, बीजेपी के साथ भी सरकार में रही, और लेकिन चला कहाँ? झारखंड क्या उस जगह तक अब तक पहुंच पाया? विकास हुए हैं, ठीक है, पूरे देश में विकास चल रहा है जी। किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ गया हो, लेकिन हाँ, कहीं कम कहीं बेसी। तो जितना विकास झारखंड का होना चाहिए था, आप बात करते हैं हमारे पास इतनी खनिज संपदा है, तो हम उस खनिज संपदा को किस तरह से अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। और बात में सिर्फ ये कि एक चीज़ नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ
केंद्र पे आरोप मढ़ दें कि हमको मदद नहीं मिल रही और यहाँ पे हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों को मिल के, क्योंकि केंद्र का भी उद्देश्य है कि देश का विकास हो, राज्य में जो सरकारें बनती है उसका भी उद्देश्य होता है कि विकास हो, तो दोनों जब मिल के करेंगे तो ज़्यादा विकास होगा। अजय जी, आप राजनैतिक जो परामर्श है, जो राजनीतिक चर्चाएं होती, परिचर्चाएं होती, उसमें भी अग्रणी रूप से भाग लेते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि आपने उस पर बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी सदन में भी हजारीबाग के मुद्दे को लेकर के जो आपके नेता हैं अबुलाल मरांडी जी, वो भी उतरने वाले हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि उस पर विधिवत बहस हो। यह बताएं कि क्या राजनैतिक जो मतलब सत्ता मेरे पास रहे, जैसा कि मिथिलेश जी कह रहे थे, जो आकांक्षाएं होती हैं राजनीतिक, उसकी वजह से क्या इस तरह की धार्मिक आड़ में लोगों का एक दूसरे से लड़ना भिड़ना, क्या ये राजनीति से प्रेरित होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली राजनीति से प्रेरित होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। जैसा मैंने आपको कहा कि हजारीबाग में घटना हुई है, और आपने खुद अभी इस चैनल में कहा कि बीजेपी के नेताओं ने ज़्यादा इस पर नहीं बोला, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए जैसी घटना हुई है, घटना के तुरंत बाद में इरफान अंसारी का स्टेटमेंट आता है। मुझे ये बताइए कि इरफान अंसारी ना तो होम मिनिस्टर है, इरफान अंसारी ना तो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, फिर इरफान अंसारी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए वहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष कमज़ोर नहीं है, और किसी तरह से बीजेपी आरएसएस को पर ब्लेम करते हैं। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, झारखंड जब से ये हेमंत सोरेन जी अभी बने, इस सरकार में सीएम बने हैं, तब से लेकर के कई सारे अपराध ऐसे हुए जो कि महिलाओं के विरुद्ध थे। पलामू शेल्टर होम में भी एक रेप हुआ, लेकिन जिस दिन हिंद पीढ़ी में एक माइनॉरिटी लड़की के गुम होने की सूचना हुई, इरफान अंसारी पूरा का पूरा काफिला लेकर के हिंद पीढ़ी जो पहुंच जाते हैं। तो किसी तरह वो एक बात कहते हैं कि मैं सबका लीडर हूँ, लेकिन अंदर अंदर जो है किसी तरह माइनॉरिटी लीडर को वो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इरफान अंसारी माइनॉरिटीज के लीडर है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इरफान अंसारी ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला स्वास्थ्य मंत्रालय में और ये कहा है कि आयुष्मान भारत का लाभ केवल उन्हीं अस्पतालों को मिलेगा जो शहरी क्षेत्र में जहाँ कम से कम 50 बेड हो और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 बेड हो। पूरे झारखंड में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में निजी अस्पताल 30 बेड के है ही नहीं। अब जब आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा तो ये हिंदू को भी नहीं मिलेगा और मुस्लिम को भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो इस अपनी कम्युनिटीज़ को वोट के लिए यूज़ करते हैं, प्रोवोक करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो उनकी योजनाओं का लाभ अगर नहीं मिलता है, जहाँ वो कटिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य में क्या की रिपोर्ट आई है कि कोविड के समय में जो लोग मर रहे थे, पैसे खर्च नहीं किए जा रहे थे। मुझे ये बताइए, क्या उस समय केवल हिंदू मर रहे थे? उस समय मुस्लिम भी मर रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि इरफान अंसारी जैसे लोग या फिर हफीजुल हसन जैसे लोग, इन लोगों ने वोट तो इनका लिया, उनको प्रोवोक भी करते हैं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आएगी तो कहीं ना कहीं इनका रंग जो है वो सामने आ जाएगा, और इनको इस्तेमाल करने के अलावा हमारी नज़र में ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मिथिलेश जी, 17 साल से अधिक दौर से आप झारखंड में पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने इसके बनने और इसके आगे बढ़ने की पूरी जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो भी आप देख रहे हैं। आपकी तरफ से, प्रभात की खबर की तरफ से, आप झारखंड के लोगों से महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, ऐसी चीज़ों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज होगा अगर प्रभात खबर का एक जर्नलिस्ट के तौर पे? प्रभात खबर की तरफ से और पूरे झारखंड के हर एक नागरिक की तरफ से मैं कहूँगा कि संदेश यही है कि जिस तरह से आप लोगों ने मामले को शांति से सुलझा दिया, जिस दिन घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उसके कुछ घंटों के बाद पूरी तरह से पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और मामले को शांत कर दिया गया। अच्छी बात रही कि इरफान अंसारी के अलावा किसी बड़े नेता ने कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया, लोगों ने शांति की अपील की। तो झारखंड एक शांत राज्य रहा है, आदिवासी यहाँ के शांति प्रिय रहे हैं, उनको जंगल में रहने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने कई बार रिपोर्टिंग की है कि पत्ते के घर, पत्तल से बने हुए घर बना के लोग उसमें रहते हैं, लेकिन वो शिकायत करने नहीं आते कि हमको पक्का मकान दो। तो वैसे शांति प्रिय राज्य में अगर इस तरह की चीज़ें न हो तो वो अच्छा है। अगर वैसी कोई घटना होती है तो आपस में मिल के और सामाजिक स्तर पर ही उस चीज़ को सुलझा लिया जाए और मामले को शांत रखा जाए। जितनी शांति बनी रहेगी, लोगों के जीवन में खुशहाली रहेगी और क्षेत्र राज्य के इस ऐसी घटनाओं से जनार्दन जी राज्य की भी बदनामी होती है। बिल्कुल सही है ना। तो उन सब चीज़ों से बचे रहेंगे जितना। मैं जितना याद कर पा रहा हूँ, महाशिवरात्रि के दिन किसी भी राज्य से इस तरह की घटना शायद नहीं आती है। आमतौर पे नहीं आती है। रामनवमी के दौरान मैंने पहले भी कहा आपको कि चूंकि वो रामनवमी तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में इस तरह तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन शिवरात्रि आदिवासियों के भी आराध्य हैं, हिंदुओं के भी आराध्य हैं, सब उनकी पूजा करते हैं।
तो उसमें आमतौर पे ऐसा कुछ होता हम लोग नहीं देखते थे। नहीं देखते हैं। अजय जी, आपसे एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि संजय सेठ या एक दो नेता जरूर सामने आए और अभी सदन में शायद बात को रखी जाएगी, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी झारखंड राज्य से, आप उसके प्रवक्ता के पद पर हैं, आप लोगों से क्या कहते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि संविधान का जो आर्टिकल 25 है, जो कि सेकुलरिज्म की इजाज़त देता है, जो कहता है कि फ्रीडम जो है कंसियंस का है, प्रोफेस का है, प्रैक्टिस का है, प्रोपोगेट का है। यानी आप मन में अपने जो ईश्वर को मान रहे आप मान सकते हैं, आप सामने कबूल कर सकते हैं, आप उसका प्रचार कर सकते हैं और सारे रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 25 आपको पत्थर मारने की इजाज़त नहीं देता, आर्टिकल 45 आपको गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं देता, आर्टिकल 25 आपको किसी को की हत्या करने की इजाज़त जो नहीं देता। और हमारा यही मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, आर्टिकल 4 अगर आप पढ़ेंगे तो एक कमिटमेंट की बात करता है, जो कमिटमेंट है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी जो धर्म है उनका हम सम्मान करते हैं, पर वो सम्मान जो है बराबर होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, किसी एक खास धर्म को अगर वो अपीज करेगी, अपीजमेंट पे जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पूरे राज्य की जनता को आगे भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है, आज के इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए मिथिलेश जी, अजय जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।